गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जहां पे हमने आपको ले गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, यहाँ बातें करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आखिर ये होता क्या है, मैं यहाँ तक आपसे बातें किया था। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है उसमें आपको ये भी टर्म्स आया करता है, ये भी एक कंसेप्ट आया करता है, जहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन हमारा वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो फॉलो करता ही है, साथ में वन इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2 डायमेंशनल बॉडी होगा। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन हमारा ड्यूअल नेचर बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल नेचर और एज अ वेव नेचर। ठीक है, तो 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती है। मैं आपसे वही फिर से बातें कर रहा हूं। पहला चीज मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ड्यूअल नेचर के बारे में देख जा रहा हूं। मैं आपके यहाँ पे देखिए ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर किसका? ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहली बात क्या हुई, फर्स्ट थिंग क्या है मेरे पास, वेव नेचर। फर्स्ट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो वेव नेचर पार्टिकल, इस पर 2 चीज आपको काफी क्लियर होना चाहिए कि वेव नेचर के बारे में जब भी बताया इलेक्ट्रॉन्स का, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे एरिस्टोटल आए, लेवेजियर आए, और इसके बाद हमारे ग्रीक के साइंटिस्ट तो थे, साइंटिस्ट बहुत सारे आए। उन्होंने कहा कि वेव क्या है, व्हाट इज वेव। तो वेव इज नथिंग बट इट इज डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ दैट। मीन्स अगर मैं बात करूं कोई भी पार्टिकल्स है, ये तभी अपना पाथ को चेंज किया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक इस तरह से रास्ता बना हुआ है, वेव इस तरह से कोई पाथ बना हुआ है, जब कोई पार्टिकल यहां से पास किया होगा तो ये इस पाथ को ऐसे होते गया होगा। तो दिस इज द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द पाथ। ठीक है, तो इस चीज को एरिस्टोटल ने कहा। एरिस्टोटल ने कहा कि द पाथ, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द पाथ, द वेव्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद आए न्यूटन्स। न्यूटन्स ने कहा, न्यूटन ने क्या कहा वो भी बातें मैं कर लूं। न्यूटन आए, उन्होंने कहा वेव क्या है, तो वेव इज लाइक पार्टिकल्स। लाइक वेव क्या है, तो वेव इज लाइक पार्टिकल्स, लाइट लाइक वेव्स। एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा कि नहीं क्या है, तो वेव्स क्या है, लाइट लाइक पार्टिकल्स, लाइट लाइक, जैसा लाइट बिहेव करेगा उसी तरह का वेव्स बिहेव करेगा। वेव्स भी क्या होंगे, तो वेव्स भी हमारा लाइट की तरह ही बिहेव करेंगे। मीन्स अगर लाइट में रिफ्लेक्शन होगा तो वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होगा। लाइट में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ करता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी हुआ करता है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होगा तो डिफ्रेक्शन ऑफ वेव भी होगा। मतलब ये सारी चीजें न्यूटन ने भी कह दिया। यहां तक बातें क्लियर हमारी होती। इनकी बातें कोई ज्यादा हद तक सही नहीं थी। भाई बाद में आए मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने 1930 में इन्होंने बताया वेव थ्योरी। वेव थ्योरी, तो मैं इसी पे बात करूंगा। ये काफी सक्सेसफुल भी हुआ मैक्सवेल, और इनका मैं पूरा नाम बता, जेम्स मैक्सवेल था। और जेम्स मैक्सवेल ने 1930 में वेव थ्योरी बताई। वेव थ्योरी में इन्होंने ये कहा, मैं आपसे यहां पे बातें करता हूं, वेव थ्योरी में आखिर था क्या, आखिर किस लिए वेव थ्योरी ज्यादा फेमस हुआ, और इस चीज को किसी ने काटा भी नहीं। इन्होंने कहा कि वेव क्या है, तो वेव हमारा ऐसे इन्होंने शो किया, जो एक मान लीजिए मेरे पास एक पाथ है और वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वेव के अंदर ये मेरे पास क्या हुआ करता है, ये मेरे पास क्या हुआ करता है, वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको फिर से पूरी वेव्स की कहानी मैं दिखाता हूं, कंप्लीट वेव्स। ये तो मेरे पास कैसे वेव हुए, हाफ। अब मैं आपको कैसे दिखाता हूं, कंप्लीट। इन्होंने कहा कि वेव कैसे ट्रेवल करेगा, तो वेव के बारे में इस तरह से दिखाया। ये मेरे पास क्या होता था, ट्रफ।
ये क्या हुआ करता है, क्रिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वेव क्या है, तो जब भी वेव प्रोपागेट करेगा, जब भी वेव ट्रेवल करेगा, तो वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो इनकी बातें सत्य हो गई। इन्होंने कहा कि वेव्स इन द पाथ ऑफ वेव, इन द पाथ ऑफ waves electric field and magnetic field both are perpendicular, मैं ऐसे लिख दूं, perpendicular टू ईच अदर। देखिए भाई, तो यही पोस्टुलेट्स था। इन द पाथ ऑफ वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों ही क्या थे, आपस में परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर जा रहा था। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर वेव्स ट्रेवल करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जैसे इनकी बातें सबके पास आई, जैसे मैक्सवेल की थ्योरी आगे बढ़ी, इन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन बता डाली। और ये ज्यादातर ये पार्ट मेरा फिजिक्स में आया करता है। फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इन्होंने और क्या क्या डेफिनेशन बताई, चलिए नोट डाउन करिए। मेरे पास इसके पोस्टर्स थ्योरी हो गए, ये डायग्राम इसके बना लेंगे। चलिए मैं इसके आगे और बात करता हूं। जब इनकी थ्योरी काफी काम आई, काफी ज्यादा एक्सप्लेन हुआ, बढ़ा, इन्होंने एक चीज बताई, बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू किया, डेफिनेशन बताना शुरू किया। क्या बताया मैक्सवेल ने, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो मैक्सवेल ने कहा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और न्यू क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। अगर मैं आपसे ये बातें कहूं फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ मेरे पास अलग चीजें हो जाएंगे। वेवलेंथ हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम डेफिनेशन दे सकते हैं, हर्ट्ज। और हम न्यू की बातें करें, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी, और जिससे हम नोट किससे करते हैं, न्यू से। और हम इससे भी नोट, इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑल्सो। ठीक है, बातें समझ में। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, तो इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, और हर्ट्ज को नोट कैसे करेंगे, HZ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मेरा हुआ करता है। काफी क्लियर चीजें बताई थी इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कही कि व्हाट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होते हैं, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। यहां मैं लिखता हूं, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। वेव के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। मतलब द मेजरमेंट ऑफ द क्रिस्ट एंड टफ, जितना हम क्रिस्ट और टफ को मेजरमेंट करें। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बातें करूं मैं आपसे, तो ये मेरे पास यहां से यहां गया, तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास क्या है,
एक वेवलेंथ हो जाएगा। मतलब ये मेरे पास 0, यहां मैं बातें करूं 0 से पाई, और पाई से यहां कहां गया 2 पाई तक। तो रोटेशन वेवलेंथ हमारा कितना गया, इस चीज को यहां पे बताया करेंगे। यहाँ पे ट्राउ और यहाँ पे क्रिस्ट मीन्स द सम ऑफ ट्राउ एंड क्रिस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा से नोट करेंगे। दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने बता रखे मैक्सवेल ने। आइए और मैं बातें करता हूं आपसे। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हुआ करता है, वेवलेंथ इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन न्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ इक्वल टू सी अपॉन न्यू। दिस इज द लैम्डा or unit of wavelength. C means the speed of light and the mu is frequency. ये मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द लैम्डा, दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, आगे बात है समझ में। तो ये 3 डेफिनेशन, और एक और मेरे पास वेव नंबर क्या हुआ करता है वो भी इन्होंने बता रखा था। तो आइए मैं चौथे पॉइंट 2 पॉइंट में तीसरा बातें करता हूं, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर डिनोटेड बाय दिस सिंबल, वेव नंबर। ठीक है, तो इट इज reciprocal of wavelength। हाँ जी, वेवलेंथ की रेसिप्रोकल वर्क करेगा, वेवलेंथ जैसा होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो वेव नंबर इज डिनोटेड बाय 1 अपॉन लैम्डा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इट इज डिनोटेड by this symbol and its unit is inverse। और लैम्डा किस में नोट करेंगे हम, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, बहुत सारे यूनिट हो जाएंगे इसके। तो वेवलेंथ की अगर बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहां मैं लिख रहा हूं वेवलेंथ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ये आपका नैनोमीटर में भी नोट कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं। ठीक है, पिकोमीटर में भी कर सकते हैं। इसके मेजरमेंट हम लेंथ के टर्म में किया करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेव नंबर, और यहां तक बातें हमने आपको क्लियर कर रखा है। ये सारी बातें वेव नंबर और वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजों को किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। इसके बाद और भी डेफिनेशन बताया इन्होंने। कहा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है, जो आपको ऑप्टिक्स में पढ़ना है लाइट चैप्टर में, जहां पे आपको वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, तो दिस टर्म्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फिजिक्स चैप्टर, नॉट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अप टू टिल these things are coming only in chemistry. Okay, now next this next one is Huygens principle also, and what say about the Huygens। फिर देखते हैं यहाँ पे कि अब Huygens ने क्या कहा। Huygens के अनुसार, जो प्लैंक के अनुसार हमने क्या क्या बातें करी थी। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, आइए अब मैं आपसे बात करता हूं। यहां से पता चल गया था वेव नेचर, तो वेव नेचर जैसे ही पता चला इसके ड्रॉबैक्स बना। तो ड्रॉबैक्स ऑफ वेव नेचर,
ड्रॉबैक्स क्या थे कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आखिर बहुत सारे ऐसे केस थे जो एक्सप्लेन नहीं हुए थे, तो इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ वेव नेचर। पहली बात में सारी बातें मैं कर लेता हूं। He can't explain particle nature. Example, photoelectric effect. Second, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने क्या करी, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फर्दर इट कैन बी एक्सप्लेन, आगे मैं बात करता हूं इसमें। ये मेरे पास क्या थे, ड्रॉबैक्स से। अब मैं आगे बात करता हूं, फर्दर इट कैन एक्सप्लेन इन पार्टिकल नेचर। फर्दर it can be explained in particle nature। ठीक है, तो दो चीजें एक्सप्लेन किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए मैं बातें करता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या। तो हेडिंग डालिए नंबर 1, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए यहां से मैं आपको ले चलता हूं, आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया, और आइंस्टीन ने कहा क्या है, इट इज गिवन बाय आइंस्टीन। क्या बोला इन्होंने कहा कि मान लीजिए मेटल का सरफेस है, दिस इज द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि जब फोटॉन्स दैट इज द एच न्यू। अब मैं फिर से बोल रहा हूं यहाँ पे, ये क्या हम इंसिडेंस करा रहे हैं, फोटोन करा रहे हैं। जब हम फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे मेटल के सरफेस पे, फोटोन मतलब क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, और पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। ठीक है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, फोटॉन्स की फॉर्मूला देखिए, E इक्वल टू एच न्यू। H फॉर प्लैंक कांस्टेंट, ये मेरे पास क्या हुआ करता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये मेरे पास क्या है, ये पता है आपको, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। E इक्वल टू एच न्यू। मैं फिर से बातें कर रहा हूं मैं यहां पे, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 6.67 10⁻34। ठीक है, तो एच न्यू हमने फोटॉन्स की एनर्जी को इंसिडेंट कराया, तो मेटल के सरफेस से बाहर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से निकलने के लिए यहां पे होना चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं एच न्यू नॉट। देखिए, इस एच न्यू नॉट को हम बोलते हैं, ये मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ध्यान दें, बिल्कुल मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल समझ पाए। ठीक है, एच न्यू नॉट क्या है, तो एच न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी H0 की बात कर रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन क्या है थ्रेशोल्ड, ये नोट कर लिए? ओके। थ्रेशोल्ड frequency, the minimum energy which required to emit electron from मेटल सरफेस। तो मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करोगे? तो इट इज डिनोटेड बाय एच न्यू नॉट, और दूसरा एक और हम ऐसे करेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं एच नॉट से करेंगे एंड वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, तो ऐसे करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो यहाँ पे एक और बातें क्लियर होती है कि एच न्यू की जो वैल्यू है, एच न्यू दैट इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, इससे ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। मान लीजिए एच न्यू की वैल्यू कितना दे रखा है? 10। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 5। मिनिमम कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी मेटल की? 5 दे रखा है। इसकी दे रखा है 10। तब ये यहां से फॉल करेगा, यहां से ये मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि एच न्यू की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एच न्यू नॉट की वैल्यू 10 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखा है 5, तब ये इमिट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि एच न्यू की वैल्यू क्या है? ज्यादा हो गई। इसकी वैल्यू क्या है? कम हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा इमिशन नहीं कराएगा। तो इमिशन कराने के लिए बहुत जरूरी बात है कि एच न्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एच न्यू नॉट इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ एच न्यू, देन इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इंसिडेंस हुआ और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, यहां मैं बात करूं नॉर्मल डाल दूं तो लाइट की वेव्स लाइट की तरह काम करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, भागेगा तेजी से। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। और साथ में क्या होगा? एच न्यू नॉट उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेके रखेगा। फिर से बातें कर रहा हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट। तो मैं यहां पे बातें करूंगा फिर से। इधर देखिए, देख पा रहे हैं? मैं इसे मिटा दे रहा हूं। डेफिनेशन टर्म आपने लिख लिया, नोट कर लिया। The minimum energy required to emit the electron from the metal surface is called threshold frequency। तो ये बातें हमने आपको बताई। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक और इक्वेशन कैसा फॉर्म बनेगा? एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट, ऐसा बन जाएगा। आगे बात समझे? मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं। हाँ जी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच को कॉमन निकाल लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
अब मैं आपसे ये बोलूं कि न्यू क्या है, तो न्यू आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है, तो ये आपका इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। याद रहेगा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फाइनल फ्रीक्वेंसी। एच क्या है, तो एच मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी रहेगी हमेशा 6.67 10⁻34। एच की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, हाफ mv²। न्यू की वैल्यू पता है, ये भी रख सकते हैं हम। चलिए, एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा बना। अब मैं बातें करूं वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा, तो इसे मैं हटा सकता हूं। ये फॉर्मूला बन गया आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्मूला बन गया। देखिए, बहुत ही आसान। ये पार्टिकल नेचर की शुरुआत है। पार्टिकल नेचर में आंसर ने बता रखा था ये सारी चीजें। हमने कहा न्यू की जगह फॉर्मूला रखना है, तो न्यू इक्वल टू क्या रखोगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको कि वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन न्यू। सी अपॉन न्यू होगा, ठीक है। अब बोलिए, न्यू इक्वल टू क्या होगी, सी अपॉन वेवलेंथ हो गई। ये यहां पुट कर दीजिए, तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बात है समझ में, बिल्कुल आसान। सी को बाहर निकालिए, एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए, बिल्कुल क्लियर, बहुत ही क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। इसमें भी हम बातें कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, फाइनल वेवलेंथ। ये क्या है, इनिशियल वेवलेंथ, ठीक है। तो मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, ये मेरे पास है फाइनल वेवलेंथ, और ये मेरे पास हुआ करेगा इनिशियल वेवलेंथ, ठीक है। आगे बातें समझ में, तो ये फॉर्मूला मेरे पास 2 बन गया है। इज इट क्लियर। चलिए, मैं एक आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बनाता हूं और फिर कैसे हम बना पाएंगे, ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन है, find the kinetic energy when, ऐसे बनाए, लिखो क्वेश्चन 1। find the kinetic energy of frequency 10 hertz incident on metal surface having थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम, हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। तो बिल्कुल क्लियर, आप फॉर्मूले पे देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी हमने आपको कहा था, 6.67 10⁻34। आप 6.6 भी ले चलते हो, लेके आ सकते हो। 6.6 इंटू
10⁻34। न्यू की वैल्यू आप कितना रखोगे 10, न्यू नॉट की वैल्यू कितना रखोगे 5। ठीक है 5 कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5603 56033 ठीक है इंटू 10⁻34। दिस इज द जूल और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके बात है समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 50 hertz incident of metal surface having the minimum frequency is 10 hertz. Now solve. Question number 2. An object having mass 10 kg incident on metal surface with frequency 4 hertz 4 hertz with minimum frequency 2 hertz, then find the velocity. Find the velocity of object. ठीक है मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू दैट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। चलिए ठीक है तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेवलेंथ पे अब क्वेश्चन दे दूं मैं आपको।